औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में स्कैनएफ के फंक्शन को डिटेल से देखा, फिर उसके अलावा हमने यूज़र से इनपुट कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया, जिनमें getch और getche ये दो बड़े फेमस फंक्शंस थे जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है, जो इनपुट और आउटपुट का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज के बारे में स्टडी करेंगे कि आप प्रोग्राम्स की मदद से किस तरह अपने प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा इनपुट और आउटपुट का ये लास्ट लेक्चर है। हमारा चैप्टर इनपुट और आउटपुट के चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो रह गए हैं उनको इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो फंक्शन है वो है गो टू एक्स वाई फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है बेसिकली आपको पता है कि ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे इनपुट और आउटपुट का, इन तमाम टॉपिक्स का जो ताल्लुक था वो यूजर से इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड था। तो आपने इनपुट कैसे करनी है, आपकी इनपुट कैसे कलेक्ट होगी, आप इनपुट के कौन कौन से सोर्स यूज कर सकते हैं, आपकी आउटपुट कैसे डील होगी, आपके आउटपुट के कौन कौन से सोर्स अवेलेबल हैं, प्रिंटिंग बिहेवियर्स को कैसे डील करते हैं, तो आपने ये तमाम चीजें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखी हैं। तो फाइनली ये जो फंक्शन आपके पास है ना, गो टू एक्स वाई, ये फंक्शन बेसिकली आपको इस्तेमाल होता है कि अगर आपने अपनी स्क्रीन की किसी पोजीशन पे काम कर रहा हो, जैसे आपको मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की हमने बात की थी कि अगर आपने अपनी स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो के अंदर अगर आपने ट्रीट करना हो तो उसके लिए फिर हम जो है वो फंक्शन यूज कर रहे थे। तो गो टू एक्स वाई जो फंक्शन है ना, बेसिकली ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डील होता है। So this function is used to position the screen cursor on the specified location on the screen। ये आपकी स्क्रीन की जो लोकेशन है ना, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके कर्सर को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। So usually go to xy function is used when an output is to be displayed on a specified location on the screen। आमतौर पर जब आप अपनी किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आप स्क्रीन की कोई चीज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी हमें जो है वो गो टू का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए ये बात मैं पहले भी आपको गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूं कि हर फंक्शन को हर प्रोग्राम में यूज नहीं किया जाता। प्रॉब्लम सिनेरियोज होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली आप जो है वो अपनी फंक्शनैलिटीज को यूज करते हैं। सिमिलरली ये गो टू एक्स वाई का फंक्शन भी आपकी डिस्प्ले के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्क्रीन की अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो वहां पे हम गो टू एक्स वाई इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल एक बड़ी सी दूंगा कि आपके पास जो चेक है और आप उसके ऊपर कंप्यूटर से प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, नाम है, अमाउंट है, वो चीजें आप कंप्यूटर से प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली चेक की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे नाम प्रिंट होता है। चेक की एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जो है वो प्राइस लिखी जाती है या अमाउंट लिखी जाती है, और इसी तरह चेक के एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन राइट करते हैं। So this function is also defined in conaio.h header file। अब ये फंक्शन भी conaio.h के अंदर ही है। तो यूं समझ लीजिए कि आपके प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शंस या दो हेडर फाइल्स जो है वो लाजमी तौर पे इंक्लूड होती हैं। एक stdio.h है और दूसरी आपके पास conaio.h है। तो stdio का ताल्लुक बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है, conaio का ताल्लुक आपकी कंसोल की इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है। कंसोल कहते हैं वो ब्लैक स्क्रीन को जो आप देखते हैं। सो द जनरल सिंटैक्स टू कॉल गो टू एक्स वाई फंक्शन इज, जो इसका जनरल सिंटैक्स है गो टू एक्स वाई को यूज करने का, वो क्या है, गो टू एक्स वाई। अब इसमें एक्स क्या है और इसमें वाई क्या है, ये इनको देख लेते हैं जी। वेयर एक्स इंडिकेट्स द एक्स कोऑर्डिनेट्स और कॉलम नंबर ऑन द स्क्रीन। आपको पता होना चाहिए आपकी स्क्रीन जो है वो पिक्सल से मिलकर बनी है, और हर पिक्सल एक बेसिकली डॉट होता है जिसकी करस्पॉन्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंगली एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट या कॉलम नंबर को प्रेजेंट करता है कि आपका कॉलम कौन सा वाला है। इट्स वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to 79। अब आपकी जो सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है ना स्क्रीन, वो स्क्रीन है 0 से 79 यानी कि 80 कॉलम्स तक आपकी स्क्रीन कैरेक्टर को सपोर्ट करती है।
80 कैरेक्टर के बाद वो अगली लाइन पे शिफ्ट कर जाती है। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 79 के बिटवीन आप दे सकते हैं। सो y इंडिकेट्स द y कोऑर्डिनेट्स और रो नंबर ऑन द स्क्रीन। अब इसकी जो रेंज है वो 0 to 24 है या 39 है। डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल होती हैं। जो छोटी स्क्रीन होती है वो 0.24 तक होती है, 25 रोज होती हैं। उससे अलावा जो बड़ी स्क्रीन होती है वो 39 तक भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आपकी जो स्क्रीन है वो किस तरह की जो है वो पॉइंट के अंदर इस्तेमाल होती है। For example, to display welcome on the screen starting from row 16 and column 5, the statement is as go to x, y, 4 और 15, इसी तरह print f आगे welcome। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अगर आपने प्रिंटिंग करवानी है तो उसके लिए फिर आप गो टू एक्स वाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये गो टू एक्स वाई एक्चुअली आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाके इसको जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। अब ये आपके लिए मैं टेस्टिंग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनको टेस्ट करें और अपने कोड को अपने मुताबिक आप जो है वो सेट करें। So next function is very important, that is called getS। हमने इससे पहले इस वर्ड को एक बार पहले भी देखा है, इसके बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज मेंट बाय getS। तो getS नॉर्मली स्ट्रिंग्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए हमने बात की थी कि एक scanf है और एक printf है। printf डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है डाटा को और स्कैनफ रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने कहा था कि जब कैरेक्टर के कंबाइन हम कर देते हैं, कैरेक्टर को कंबाइन जब करते हैं तो उसे स्ट्रिंग का टाइटल देते हैं। अब जो स्ट्रिंग होती है एक्चुअली वो स्ट्रिंग आपके पास एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो जब आप स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं तो फिर उसके लिए दो फंक्शंस हमारे पास और भी होते हैं, एक है getS और एक है putS। तो ये दो फंक्शंस का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले बात करते हैं जी getS फंक्शन का क्या रोल है, getS फंक्शन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो द वर्ड getS स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग। जो getS का फंक्शन है ये गेट स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग को गेट करने के लिए, रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। So this function is especially used to input or get data into a string variable from the keyboard during program execution। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का डाटा यूजर से कलेक्ट करना है, स्ट्रिंग नेचर का, तो उसके लिए फिर हम जो है वो getS का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। So any type of character including space and special characters can be entered using this function। आप जो कुछ ऐड करना चाहते हैं आप करें, लेकिन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर मींस कि वो लाइन खत्म हो गई और आपकी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। So enter key is pressed to complete the input process। तो आपके इनपुट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है वो इनपुट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम फिर जो है वो एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। So when enter key is pressed, a null character is automatically added at the end of the string variable। और ये बात हमने पहले भी की है कि जो null character होता है वो इस चीज की गवाही देता है कि जनाब ये स्ट्रिंग आपकी एंड हो चुकी है, वो श्योरिटी होती है आपकी स्ट्रिंग के एंड होने की। So the general syntax to call this function is as follow: getS strvar। ये strvar से मुराद क्या है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ठीक है। strvar से मुराद क्या है कि ये वो वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप का है जिसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करना है, ये उसको रेफरेंस देगा, बेसिकली नाम देना वेरिएबल का, वो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। सो अगली बात जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द scanf एंड getS फंक्शन। देखिए दोनों फंक्शंस इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों फंक्शंस हमारे इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फर्क क्या? Data can also be entered into a string variable using a scanf function। अब जो काम आप putS के लिए कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप putS को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेम काम आप scanf के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि वो तमाम सर्विसेज scanf के पास मौजूद है, अवेलेबल है, तो फिर आप getS को यूज करते हैं। But space character cannot be inserted into a string variable using this function। आपके पास जो scanf होता है ना, जब आप उसके कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस डालते हैं ना, तो स्पेस मीन के स्ट्रिंग एंड हो गई, स्पेस मीन के स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। तो आपका जो scanf का फंक्शन है उसकी थॉट ये है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे ही स्पेस आएगी वो स्ट्रिंग को एंड कर देगा और उसके बाद वाली चीजों को वो रीड नहीं करेगा। जो getS का फंक्शन है वो क्या करता है, वो स्पेस को भी इंक्लूड करता है और जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते तब तक वो तमाम इनपुट को रीड करता रहता है।
So when a space key is pressed during the input process, this function immediately appends the null character, ठीक है, at the place in the string variable. और इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड हो चुकी है. The characters entered after the space are not stored in the string variable. क्यों स्टोर नहीं होते? क्योंकि उसको null character मिल गया. और null character की प्रॉपर्टी क्या है? जनाब आगे कुछ भी नहीं. तो स्ट्रिंग के अंदर हम null character का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम उस चीज को जस्टिफाई कर सकें कि जनाब इसके बाद आगे कुछ नहीं है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है. इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम जो है वो फिर इस्तेमाल करते हैं. तो नल कैरेक्टर बेसिकली आपकी लॉजिक के अंदर होता है. लॉजिकली कंपाइलर को नजर आता, आपको नजर शायद नहीं आता. So therefore getAs function is especially used to get data into string variable. अब चूंकि ये प्रॉब्लम था scanf के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक प्योरली फंक्शन डिजाइन किया गया सिर्फ स्ट्रिंग के लिए, जो कि getAs के नाम से. अब getAs का फंक्शन जो है वो get string है, बेसिकली ये स्ट्रिंग कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसी तरह आपके पास जो इनपुट के लिए getAs का फंक्शन है, इसी तरह आउटपुट के लिए हमारे पास putAs का फंक्शन है. अब putAs स्टैंड फॉर पुट स्ट्रिंग. अब जिस तरह आप इनपुट को गेट करते हैं, इसी तरह आप इनपुट को आउटपुट को आप पुट भी करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं. So this function is used to display the string type variable या string type data on the computer screen. आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले करवाना आपने स्ट्रिंग टाइप का, ये उसको डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है. देखिए हर फंक्शन का एक पेयर मौजूद होता है, अल्टरनेटिव होता है उसका. So the new line is automatically inserted after the displaying the string. अब scanf या printf इस्तेमाल करेंगे ना, तो printf नई लाइन में नहीं लेके जाएगा, लेकिन putAs उसको नई लाइन पे ले जाएगा. उसके लिए आपको न्यू लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The general syntax to call this function is as putAs, आगे string का जो भी नाम आपने रखना वो रखें. So where string represent the string to be displayed on the screen. डबल कोट्स के अंदर मैसेज भी लेके आ सकते हैं और खाली वेरिएबल का नाम भी लेके आ सकते हैं. It can be a string variable or a string constant. दोनों में से कोई चीज रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपने यूज करना है वो आप कर सकते हैं. So in case of string constant, the string is enclosed in the double quotation marks. कि आप उसको फिर डबल कोट्स के अंदर जब क्लोज करते हैं. For example, to display welcome on screen, the statement is written as putAs welcome. तो ये printf का अल्टरनेटिव है, लेकिन नॉर्मली हम ये स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये ऑटोमेटिकली एक नई लाइन ऐड कर देता है. फाइनली यहाँ पे जनाब मैं एक ग्रैंड एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ, जिसकी मदद से हम जो है वो डाटा एंटर करेंगे getAs और putAs की मदद से, और scanf का भी हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे और तमाम चीजों को हम अपनी जो है वो डील करेंगे. So example क्या है जी? Write a program that inputs the name and city of the student using the getAs function and display on the screen using the putAs function. So जनाब बड़ा सिंपल है काम, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. आप सिंपल सबसे पहले अपनी जो जरूरी हेडर फाइल्स हैं वो आप इंक्लूड कर लें. ओके जी, उसके बाद आ गया जी stdio.h. नेक्स्ट आपके पास है जी इंक्लूड conio.h. जरूरत के मुताबिक आप जो है वो यूज कर सकते हैं. सो मैं void main, इसके अंदर भी void. ओके जी, सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है वो एक ले लेता हूं नेम का वेरिएबल, करेक्टर नेम, और नेम करेक्टर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल जी 15 करेक्टर का, या चले 20 का. ठीक है जी. इसी तरह मैं इसकी पहले एंट्री करवा लेता हूं printf. एक मैसेज दे देते हैं जी, प्लीज एंटर योर नेम. अब ये सेम काम मैं putAs से भी करूंगा. scanf, और यहां पे मैं कर देता हूं जी डबल कोट्स के अंदर पर्सन s कॉमा एम्परसेंड साइन. एम्परसेंड के लिए यूज नहीं होता. ठीक है जी. जरा चेक करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है. सो देखिए ये एंटर योर नेम. सो देखिए ये ओके एंटर हो चुका है. यही काम अब हम putAs की मदद से करते हैं जी. putAs और scanf की जगह पे हम लगा लेते हैं getAs. सो getAs के अंदर आपने सिंपल नेम देना वेरिएबल का नाम, कि जी इस वेरिएबल में स्टोर कर दो. सो देखिए सेम काम putAs की मदद से हो रहा है. ये देखें. ओके. सो ये आपने नाम इसका कलेक्ट कर लिया.
अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन में था जी कि नेम एंड सिटी, ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम। उसके बाद आ गया जी पुट एस, प्लीज एंटर योर सिटी नेम। ओके जी, सो यहां पे आप कर लें गेट एस सिटी। अब सिटी नाम का वेरिएबल आपने नहीं बनाया, मैं आपको टेस्ट करवाता हूं, देखिए उसने एरर दिया। सो मैं यहाँ पे CHAR सिटी के नाम से इसको बना लेते हैं और इसका मैक्सिमम कैरेक्टर 10 कर देते हैं। सो नेम दिया जी, उसके बाद सिटी नेम दे दिया, ओके फाइन। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली नई लाइन पे गया है, प्रिंट एफ में ऐसा नहीं होता। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में फर्क मेजर ये भी है। सो नेम भी ले लिया और सिटी भी ले लिया। अब आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, आपने कहा जी कि एक मैसेज दे देते हैं जी प्रिंट एफ। अब इसमें यूज कर लेते हैं, खाली पुट एस यूज करते हैं, चले जी पुट एस डिस्प्लेइंग डेटा, ठीक है जी। और उसके बाद हम लेते हैं जी पुट एस योर नेम इज, कॉमे के बाद आ गया नेम, ठीक है जी। इसी तरह पुट एस योर सिटी नेम इज, कॉमे के बाद आ गया सिटी। ले चला के देखते हैं। अब यहाँ पे एक एरर है, वो कहता है जी टू मैनी आर्गुमेंट्स टू फंक्शन पुट एस। वो गलती क्या हम कर रहे हैं जी, वो कहता है जी पुट एस के अंदर एक वक्त में आप एक एंट्री कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। तो हमने कॉमे के बाद दो करने की कोशिश की है। सो पुट एस ए नहीं, ओके जी। सिमिलरली वो सिटी का मसला भी होगा, यहाँ पे देखें सिटी के अंदर। सो इसको भी रिजोल्व करते हैं जी। सो यहाँ पे हम कर देते हैं ये, और उसके बाद आ गया पुट एस सिटी। ले जी, काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप डिस्प्ले करवा के देखें। आपने कहा जी नेम है रिफा इंटरनेशनल कॉलेज और सिटी है जी लाहौर। सो देखिए जी, योर नेम इज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज एंड योर सिटी इज लाहौर। या जो भी आप इसकी सिटी पास करेंगे वो उसके मुताबिक जो है वो डील करना शुरू कर देगा। अब ये आपके पास एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बन गया। अब आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो चीजों को प्लस माइनस कर सकते हैं। आप इसके अंदर नेम और सिटी दिया, आप फादर नेम ऐड करें, ठीक है। मैं यहाँ पे अब आपके पास जो है वो डिस्प्लेइंग के लिए पुट एस यूज नहीं करता, मैं अब यहाँ पे प्रिंट एफ यूज कर लेता हूँ। तो देखें प्रिंट एफ बैकस्लैश एन योर नेम इज, यहाँ पे आ गया जी पर्सन एस और यहाँ पे आ गया नेम, ठीक है जी। इसी तरह प्रिंट एफ बैकस्लैश एन योर सिटी नेम इज पर्सन एस सिटी, ओके जी। तो जरा चेक करते हैं जी। सो नेम मैंने दे दिया जी रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, सिटी दे देते हैं जी मुल्तान। So, देखें जी योर नेम इज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज एंड सिटी नेम इज मुल्तान। तो इसी तरह आप मल्टीपल इसके अंदर और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। देखें इनपुट मैंने गेट की मदद से करवा लिया और प्रिंटिंग जो है वो मैंने पुट एस की मदद से करवा ली, प्रिंट एफ की मदद से करवा लिया। तो आपके पास एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं। चलें जी, इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं और एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं। देखिए जी, अब हम करते हैं क्या, जिस कैरेक्टर नेम आपने कहा जी नेम जो है वो 20 कैरेक्टर के होने चाहिए, ओके। इसी तरह फादर नेम, सो एफ नेम ले लिया उसकी जगह पे, वो भी 20 आ गए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी CHAR उसका या इंटीजर कर लेते हैं जिसको इंट रोल नंबर, ठीक है जी। इसी तरह उसका आ गया इंट ENG मार्क्स, ठीक है। इसी तरह इंट आ गया जी URD मार्क्स, उर्दू के मार्क्स आ गए, ठीक है जी। इसी तरह इंट, अब मैं अलग अलग लाइंस पे ले रहा हूं, आप एक ही लाइन पे भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जरा हम एफिशिएंसी इसके अंदर ऐड करते हैं जी। सो अब हम प्रोफेशनल एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको आइडिया हो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग किस तरह होती है। सो ये आ गया रोल नंबर, इंग्लिश मार्क्स, इसके बाद आ गया जी उर्दू मार्क्स, और इसी तरह आप ले लें जी MTH मार्क्स।
अभी फिलहाल मैं 3 ले लेता हूं, तो बाद में आपने जितने कैलकुलेट करने हो आप बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद हम अब प्रिंटिंग शुरू करते हैं मैसेजेस की। प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर नेम। तो सबसे पहले यूजर से उसका नेम पूछते हैं जी। तो नेम के लिए मैं ले लेता हूं गेट एस, यहाँ पे नेम कर लेते हैं जी। ओके, नेम एंटर कर दिया यूजर ने। उसके बाद प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर फादर नेम, ठीक है जी। तो मैं गेट एस की मदद से उसका एफ नेम भी कैप्चर कर लेता हूं, ठीक है जी। उसके बाद रोल नंबर है जी उसका, तो उसके लिए भी मैं प्रिंट एफ यूज कर लेता हूं, प्लीज एंटर योर रोल नंबर, ठीक है जी। और इसके लिए मैं फिर स्कैन एफ यूज कर लेता हूं, चूंकि ये इंटीजर है तो मैं इसके लिए पर्सन डी और यहां पे कर लेते हैं इसका रोल नंबर, ठीक है जी। अब इसी तरह आपके बाकी मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज एंटर योर इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको ENG मार्क्स, ठीक है जी। ओके, मैं इन दोनों लाइंस को दोबारा कॉपी करता हूँ जी। मैथ इंग्लिश उर्दू आ गया, आगे आ गया मैथ। तो अभी हमने 3 लिए हैं, तो मैं तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो इंग्लिश के बाद था नेक्स्ट उर्दू का, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया मैथ्स। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका MTH और इधर कर देते हैं URD, ठीक है जी। सबके ये रीड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी आगे पुट एस डिस्प्लेइंग डाटा, ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिकली लाइन पे जाएगा। तो अब हम आगे लिख लेते हैं जी पुट एस, या प्रिंट एफ ही करवाते हैं जी। प्रिंट एफ योर नेम इज, यहाँ पे कर दें जी उसका पर्सन एस और यहाँ पे आ जाएगा नेम। और इसके बाद आपने एक नई लाइन पे जाना है इसको लेके, ठीक है जी। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से। तो नाम, फादर नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ये सबके सब्जेक्ट भी आ जाएंगे साथ ही। ये एफ नेम हो गया, यहाँ आ गया जी रोल नंबर, ENG मार्क्स, URD मार्क्स, MTH मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, ठीक है जी। और इसी तरह आपके यहाँ पे आगे जी उर्दू के मार्क्स, और यहाँ पे आगे इंग्लिश के मार्क्स, ओके जी। यहाँ पे आपका आ गया रोल नंबर और यहाँ पे आ गया आपका फादर नेम, ठीक है जी। तो ये सारी आपकी जो है वो प्रिंटिंग हो जाएगी फाइनली। तो जरा इसको चला के देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। जी बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया। एंटर योर नेम, तो मैंने कहा जी रिफा इंटरनेशनल कॉलेज। फादर नेम कर लें जी इसका अगेन रिफा, रोल नंबर इसका कर लें जी 1। और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जी। प्रॉब्लम क्यों आई है कि मैंने आपको बताया था कि जब स्कैन एफ यूज करते हैं तो आप यहाँ पे एम्परसेंड साइन भी लगाते हैं। तो एम्परसेंड साइन लगाना आप भूल गए थे, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। सो जी सारे ऐड हो गए। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं जी। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, फादर नेम कर लें जी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोल नंबर कर लें जी 2, मैथ्स के मार्क्स 32, 43, 32, ठीक है जी। अब ये आपके पास जो है वो सारी प्रिंटिंग हुई, लेकिन नेम प्रिंट नहीं हुआ। नेम के अंदर प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आई है, वो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, क्योंकि वो करेक्टर स्ट्रिंग है तो उसकी जगह पुट एस आप यूज कर सकते हैं।
तो पुट एस यूज कर ले उसकी जगह पे आप, ठीक है। तो इसी तरह फादर नेम उसने प्रिंट कर दिया। तो प्रॉब्लम्स बाजुकात अरे के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, अरे के अंदर बाजुकात प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आप इसको पूरा कंप्लीट एक रिजल्ट कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको मेन चीज जो थी वो गाइड कर दी है, ठीक है। नेम और फादर नेम दोनों हमने गेट एस की मदद से लिए, आप स्कैनफ की मदद से भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो मेन चीज है उन चीजों को यूज करने का जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा दोबारा देखते हैं एक बार जी, ठीक है। और रोल नंबर दे दिया, इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, और ये प्रॉब्लम दे रहा है जी, वो कहता है गो टू example.exe, ठीक है जी। विंडोज कैन नॉट चेक ऑनलाइन, ये कोई प्रॉब्लम क्रैश कर गया प्रोग्राम, ठीक है। प्रिंटिंग पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। योर रोल नंबर इज, ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया हमने, ये डी देना था, ये देखिए, ठीक है जी। सो हमने ये सारे रिजॉल्व कर दी प्रॉब्लम्स। अब टोटल मार्क्स भी इसके साथ निकाल लेते हैं। इंट टोटल मार्क्स इज इक्वलेंट, चलो आपने कहा जी टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वलेंट टू ENG मार्क्स प्लस URD मार्क्स प्लस MTH मार्क्स, ठीक है जी। और अब आपने इसको साथ में भी शो करवा देना, योर टोटल मार्क्स आर परसेंट डी, यहाँ पे आप शो कर दें सिर्फ 300, आपके जितने भी हैं वो शो करें आप, और उसके बाद \n जी प्रिंट एफ योर ऑब्टेन्ड मार्क्स इज, ठीक है जी, आर, यहाँ पे आप कर देंगे परसेंट डी और कॉमे के बाद कर देंगे टोटल मार्क्स, ठीक है। अब इसी तरह फ्लोट एवीजी एवरेज निकाल लेते हैं, और एवीजी इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, वो टोटल में मैंने कर लिए हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 300.0, क्योंकि एक फ्लोट होना जरूरी है। सो प्रिंट एफ योर परसेंटेज इज, पर्सन एफ कॉमे के बाद आ गया यहाँ पे एवीजी, ठीक है जी, सेमीकोलन। फाइनली आपका कोड कंप्लीटली जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन या फाइनली कंप्लीटेड है। देखिएगा जी FLOAT होता है फ्लोट, ठीक है जी। ओके जी, देखिए जी योर नेम दिया जी मैंने अली रजा, फादर नेम दे दिया जी रजा अहमद, रोल नंबर दे दिया जी 45 87 67 65। देखिए जी परसेंटेज 0.73, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा परसेंटेज में। तो ऑब्टेन मार्क्स से 219 आए हैं, उसके बाद आपने नई लाइन नहीं लगाई थी। सो ऑब्टेन मार्क्स के बाद नई लाइन एक नई लगाई थी, एक ये गलती की, और दूसरा हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। अभी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो उसी में आ जाएगा। अब पर्सन एफ है, इसकी जगह पे कर लें जी आप 2 अशारिया के बाद 2 4 5, आप 5.2 कर लें तो ये अशारिया के बाद 2 ही लेके आएगा सिर्फ। देखिएगा जी दोबारा मैं इसको चलाता हूं। नेम आ गया जी अली रजा अहमद रजा, रोल नंबर आ गया 43, इंग्लिश के मार्क्स आ गए 76 56 और 87 जी। तो टोटल मार्क्स बने 219, परसेंटेज आई 73%, अशारिया के बाद देखें 200 पूरा 73 आया। तो ये उसका पूरा एक रिजल्ट कार्ड डिस्प्लेइंग डाटा के नाम से आ गया। अब इसको आप जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहें, प्रिंटिंग बिहेवियर्स आपने सारे पढ़े हैं, आप उनका इस्तेमाल कर लें, इसको जिस तरह से आपने ट्रीट करना है यू कैन यूज दैट। तो फाइनली आज के चैप्टर एंड करने का मकसद ये था, एक कंप्लीट एग्जांपल को ऐड करने का पर्पस ये था कि चैप्टर एंड पे आपको इस चैप्टर की तमाम तरह की चीजों के साथ नो हाउ हो जाए। तो अब आप इसको अपने तौर पे कवर करें चीजों को, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज मार्क्स, ईच सब्जेक्ट वेट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये मैंने एग्जांपल आपको पूरी की पूरी करवा दी। फाइनली आज के लेक्चर में जो कुछ पढ़ा उसको ओवरव्यू करते हैं जी। गो टू XY फंक्शन को देखा, गेट एस फंक्शन को देखा, पुट एस फंक्शन को देखा,
और फिर स्कैनफ और गेटस के बिटवीन फंक्शन के डिफरेंशिएट किया हमने, फिर कुछ एग्जाम्पल कोड की इसके अंदर, और फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप किया, जो कि कंबाइंड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।